हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चार्टर अधिनियम 1853 से लेकर के भारत परिषद 1892 तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए क्लास में। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे क्वेश्चन संवैधानिक इतिहास से बनते हैं, उन हम सबको लेकर के चलने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। क्या पढ़ रहे हैं हम? भारत का संवैधानिक विकास या इतिहास। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें चार्टर एक्ट 1853 की, ये जो चार्टर एक्ट 1853 जब लाया गया है, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन है? डलहौजी। यानी जिस समय ये चार्टर अधिनियम आया है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है? डलहौजी। इसी अधिनियम के अनुसार कंपनी थी, उसके जो भी कर्मचारी थे, यानी कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा अनिवार्य कर दी। यानी प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ कब हुआ? तो प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ। और जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद होती थी, उसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और 3 सदस्य थे उसमें, तो उसमें एक जो विधि सदस्य होता था, वो अपूर्ण सदस्य था। अपूर्ण सदस्य इसीलिए था क्योंकि ये सदस्य केवल इन 3 लोगों के साथ तभी बैठता था जब ये 3 विधायी कार्य करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हमने 1833 का अधिनियम पढ़ा है, उसी समय पे 1834 में स्थापना हुई है विधि आयोग की। और ये जो विधि आयोग का जो अध्यक्ष है, ये विधि आयोग का अध्यक्ष जो लॉर्ड मैकाले है, ये आगे चल के आयोग बनेगा तो उसके अध्यक्ष चेंज होते रहेंगे। तो जो आयोग का जो अध्यक्ष है, वो इनका गवर्नर जनरल की जो परिषद में 3 सदस्य, उनके साथ तभी बैठता था जब ये विधायी कार्य करते थे। तो पूरा सदस्य नहीं था, वो अपूर्ण सदस्य था कभी कभी। लेकिन 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार इनको पूरा 4 सदस्य बना दिए। कितने सदस्य बना दिए? 4 सदस्य हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम इन 4 सदस्यों की बात करें, तो ये 4 सदस्य 1773 में गवर्नर जनरल को मिले। यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, इसमें कितने सदस्य होते थे? 4 सदस्य होते थे। लेकिन 1784 का जो एक्ट आया था, उसके अनुसार इनकी संख्या घटा करके कितनी कर दी? 3 कर दी। फिर उसके बाद में जब ये 1833 का जो अधिनियम आया है, उसमें 3 सदस्य होते, लेकिन एक जो सदस्य आता था, जिसे हम बोलते थे अपूर्ण सदस्य। लेकिन 1853 का जैसे ही चार्टर अधिनियम आया, ये पूरे 4 सदस्य पहले की तरह हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कब कम हो रहे हैं, कब ज्यादा हो रहे हैं, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यानी वायसराय जो गवर्नर जनरल है, उसकी कार्यकारिणी परिषद में पहले कितने सदस्य होते थे? 4 से घटाकर 3 कब कर दिए। और इन 3 सदस्यों के साथ एक अपूर्ण सदस्य किस अधिनियम के द्वारा बैठता था। और इनको पुनः 4 सदस्य कब बना दिया?
तो चार्टर अधिनियम 1853 के अनुसार। इससे आगे मेरे प्यारे दोस्तों बात करें, इस चार्टर अधिनियम के अनुसार ही भारत में और शुरू हुई केंद्रीय विधान परिषद। यानी क्वेश्चन पूछे कि केंद्रीय विधान परिषद का गठन कब किया गया। केंद्रीय विधान परिषद का गठन, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया जा रहा है? चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत। ये केंद्रीय विधान परिषद में पहले 6 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे इसमें? पहले 6 सदस्य होते थे, लेकिन जब ये केंद्रीय विधान परिषद कोई विधायी कार्य करती थी तो इसमें 6 सदस्य और नए शामिल हो जाते, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती केंद्रीय विधान परिषद की? 12। यानी इन केंद्रीय विधान परिषद के जो 6 सदस्य आते थे, यदि हम इनमें बात करें, इनमें जो 6 सदस्य आ रहे हैं इसमें हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हम बंगाल में जो सुप्रीम कोर्ट बना है उसका मुख्य न्यायाधीश। यानी एक कौन आता था? बंगाल का मुख्य न्यायाधीश, और एक आता था इसी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। कितने सदस्य हो गए? 2 सदस्य हो गए। और यदि हम तीसरे सदस्य की बात करें तो इसमें तीसरा सदस्य एक व्यक्ति बंगाल प्रांत से लिया जाता था और एक व्यक्ति आपका मद्रास से, और एक सदस्य जो लिया जाता था वो बंबई से, और एक सदस्य जो लिया जा रहा है वो आगरा से। यानी 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3, 4 सदस्य, 5 सदस्य और ये 6 सदस्य। यानी ये 6 अन्य सदस्य लिए जा रहे हैं, ये कहां से लिए जा रहे हैं इन पर आप ध्यान दीजिए। यानी चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत हमने जो बदलाव देखा, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी अधिनियम के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती अब प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। यानी प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ किया गया। सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं प्रारंभ कर दी। कब कर दी? 1853 में। जब यह अधिनियम आया उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन है? डलहौजी। इसी अधिनियम के अनुसार जो गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसमें 3 सदस्य होते थे, लेकिन एक जो अपूर्ण सदस्य होता था उसको पूरा सदस्य बना दिया, पुनः 4 सदस्य हो गए। लेकिन इसी चार्टर अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया और इस केंद्रीय विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते थे? 12। 6 इसमें पहले से ही होते थे, या पहले से की हम बात करें तो इसमें ये जो 4 सदस्य हैं, ये 4 सदस्य इसमें पहले से ही हैं, और 4 सदस्यों में 2 विशेष आमंत्रित व्यक्ति होते थे जिन्हें गवर्नर जनरल बुलाता था, और इसमें 6 सदस्य वो होते थे जो हम देख रहे हैं। यानी ऐसे करके ये टोटल संख्या कितनी हो रही है? 12। 4 तो वही सदस्य माने आप जो गवर्नर जनरल की परिषद में हैं, 2 विशेष आमंत्रित सदस्य बुला लिए, 6 हो गए, और जो 6 सदस्य और बुलाए जाते थे वो एक मुख्य न्यायाधीश होता था सुप्रीम कोर्ट का जो कलकत्ता में बना है, और एक उसका न्यायाधीश होता था, एक बंगाल से विशेष व्यक्ति बुलाया जाता, एक मद्रास से, एक बंबई प्रेसिडेंसी से और एक आगरा से। इस तरीके से 6 सदस्य बुलाए जाते। 6 सदस्य पहले से ही हैं। इस केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 12। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम केंद्रीय विधान परिषद की बात करें, केंद्रीय विधान परिषद, यानी ये जो केंद्रीय विधान परिषद है ये ही आगे चलकर लघु संसद का रूप धारण करेगी। यानी क्या कहलाएगी? लघु संसद।
यानी लघु संसद किसको कहा जाता था अंग्रेजों के समय पे? तो केंद्रीय विधान परिषद को क्या कहा जाता था? लघु संसद कहा जाता था। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें इस अधिनियम की, तो इसी अधिनियम के समय पे जो ज्यादातर प्रश्न आते हैं वो इन 4 सदस्यों को लेकर के आते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है। जो हमने बैकग्राउंड देखा है 1834 में, 1773 में, 1784 में, 1833 में और 1853 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की हम बात अभी करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि हमें इसी अधिनियम के अनुसार यदि हम बात करें कि जब प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ किया जा रहा है, तो इसी चार्टर के अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को इस परीक्षा में शामिल होने का पहली बार अवसर प्राप्त हुआ। भारतीयों को सिविल सेवा में पहली बार भारतीयों को परीक्षा में, यानी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया है, इसके अनुसार भारतीय व्यक्तियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में, सिविल सेवा की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें इनको परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला जो अधिनियम आएगा 1858, उसके बाद में जो भारत परिषद अधिनियम लाया जाएगा, उसके अनुसार भारत में ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 1853 में जो परीक्षाएं हो रही हैं, ये परीक्षा देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इंग्लैंड जाना पड़ेगा। तो इस चार्टर अधिनियम 1853 में ये दे रखा है। इससे अगर हम अगले अधिनियम की बात करें, तो इससे अगला जो अधिनियम है वो है 1858 का भारत शासन अधिनियम। यानी भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। ये जो भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया है, इसके पीछे का जो कारण है वो ये है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। जो लड़ाइयां चल रही थी अपने केवल राज्य को बचाने की, अपने गढ़ को बचाने की, जहां जहां क्रांतियां शुरू हुई अंग्रेजों ने वहीं वहीं उनको दबा दिया। अगर क्रांति एक साथ होती, स्वतंत्रता संग्राम एक साथ होता, तो 1857 में भारत आजाद हो गया होता। अंग्रेजों की जड़ें हिल गई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वजह से, और इसके बाद में ही रानी विक्टोरिया ने तुरंत भारत शासन अधिनियम भारत भेजा, और 1800 यानी भारत शासन अधिनियम जो 1858 में जो लाया गया है, इसके अनुसार जो बदलाव देखे गए वो हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से देखने हैं। यदि हम बात करेंगे कि इसके अनुसार क्या क्या हमें बदलाव देखने को मिला, सबसे पहली बात यह है कि ये जो भारत का जो जीजी था, इसका नाम बदल करके कर दिया भारत का वायसराय। क्या कर दिया? भारत का वायसराय। यानी भारत का गवर्नर जनरल अब क्या कहलाएगा? भारत का वायसराय। यानी अगर हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल की, तो वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। अगर हम वायसराय की भी बात करेंगे तो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। यानी यहां से हमें ये पता लग रहा है कि जो भारत का गवर्नर जनरल है, अब वही क्या बन गया है? वायसराय।
तो यहां से ये देखा जा रहा है कि जो भारत का अंतिम जीजी है वही भारत का प्रथम वायसराय है। क्या है? भारत का वायसराय। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन यदि पूछता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो अंतिम होगा वही पहला होगा, क्योंकि जिसके समय पे कोई अधिनियम लाया जा रहा है उससे ये पता लग रहा है कि जब कोई भी पद में बदलाव हो रहा है तो उसी के पद में बदलाव किया जा रहा है। सबसे पहला हमें बदलाव ये देखने को मिला। दूसरी बात, इसी अधिनियम के अनुसार कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाएगा। क्या घोषणा की गई कि कंपनी का शासन समाप्त किया जाएगा? यह घोषणा की गई। और घोषणा ये कब की जा रही है? 1 नवंबर 1858 को। ये घोषणा कब की गई? 1 नवंबर 1858 को। और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र तत्कालीन जीजी या वायसराय तत्कालीन जीजी, अब वो क्या बन गया? वायसराय। इसने पढ़कर सुनाया। और पढ़कर कहां सुनाया? तो एक जगह है मिंटो पार्क। ये कहां पर है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद के बारे में बोले वर्तमान प्रयागराज। यानी ये क्वेश्चन आता है कि रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने और कहां पर पढ़ करके सुनाया? किसने सुनाया, कब सुनाया और कहां सुनाया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र है ये 1 नवंबर 1858 को तत्कालीन गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड कैनिंग, किसने पढ़ करके सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने इसको पढ़ करके सुनाया। और कहां सुनाया? मिंटो पार्क, इलाहाबाद, प्रयागराज। इसमें इसको पढ़ करके सुनाया और घोषणा की गई कि आज के बाद में जो गवर्नर जनरल है वो समाप्त होगा। गवर्नर जनरल नाम का पद, एक नया पद आएगा जिसका नाम क्या है? वायसराय। इसके बाद में भारत में मुगल शासक का पद समाप्त किया गया। यानी मुगल शासक का जो पद है ये किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो मुगल शासक का जो पद है वो भारत शासन अधिनियम 1858 के अनुसार इस पद को समाप्त कर दिया गया। और यदि हम बात करेंगे तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह तो कौन है? बहादुर शाह सेकंड या जफर। यानी बहादुर शाह सेकंड या फिर बहादुर शाह जफर, ये अंतिम मुगल बादशाह है। 1858 के समय पर इसको बंदी बना करके रंगून भेज दिया, वही इनकी मृत्यु हो गई, वहीं पर उनकी समाधि है। रंगून उस समय बर्मा की राजधानी थी। तो मुगल शासक का पद है ये भी समाप्त किया गया।
और रानी विक्टोरिया ने जो घोषणा पत्र सुनाया उसमें कंपनी का शासन समाप्त किया जाएगा और कंपनी के शासन के साथ साथ समाप्त होगा COD तथा BOC यानी कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर। यानी कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर की हम बात करेंगे तो निदेशक मंडल तथा नियंत्रक मंडल। यानी निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल दोनों ही क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। ये क्वेश्चन आता है पेपर में। यानी BOC और COD को कब समाप्त किया गया, तो BOC और COD को भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत उसको समाप्त कर दिया गया। और इस BOC और COD के स्थान पर जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था ब्रिटेन में, कहां पर था, ब्रिटेन में, उसमें से एक व्यक्ति को लिया गया और उसको बनाया गया भारत राज्य सचिव। यानी इस अधिनियम के अनुसार हमें एक नया पद देखने को मिला जिसका नाम है भारत राज्य सचिव। और भारत राज्य सचिव यदि कोई पहला व्यक्ति बना है तो इसका नाम है लॉर्ड स्टेनली। यानी कौन बना भारत का सचिव सबसे पहले, भारत राज्य सचिव लॉर्ड स्टेनली। लॉर्ड स्टेनली तो बैठेगा ब्रिटेन में, कहां बैठेगा, ब्रिटेन में, और भारत में कौन बैठेगा, वायसराय। ये दोनों मिलकर के यहां से भारत से सूचना भेजी जाया करेगी राज्य सचिव के लिए और राज्य सचिव रानी विक्टोरिया से वार्ता करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो अधिनियम है 1858 का, इसी अधिनियम के अनुसार भारत में रानी विक्टोरिया का शासन चलेगा। यानी भारत की सत्ता रानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। अब हमारे देश की शासन व्यवस्था कहां से चलेगी, सीधी ब्रिटेन से चलेगी। यानी यहीं से हम देखते हैं 1858 के बाद में ब्रिटिश यानी ताज का शासन। ये जो हम ताज का शासन पढ़ते हैं या ब्रिटिश क्राउन का शासन पढ़ते हैं, हम रानी विक्टोरिया की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 1858 का जब अधिनियम आया है तो उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत पर ब्रिटिश सत्ता में, अगर भारत की सत्ता किसी के हाथ में जा रही है तो वो रानी विक्टोरिया के हाथ में। इसलिए हम 1858 से पहले हम पढ़ते हैं कंपनी का शासन, और कंपनी के शासन के बाद में 1858 से हम 1947 तक पढ़ते हैं ब्रिटिश ताज का शासन। तो ब्रिटिश ताज के शासन की शुरुआत यहीं से हो रही है। ब्रिटिश ताज का मतलब है ब्रिटिश का जो राजा होगा वो अब शासन करेगा भारत में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल दोनों समाप्त कर दिए गए और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक नया व्यक्ति निकाला और उसको क्या कहा जाने लगा, भारत राज्य सचिव। भारत राज्य सचिव बनने वाला पहला व्यक्ति कौन है, स्टेनली। और ये स्टेनली है जो इसकी सहायता के लिए कितने सदस्य रखे गए, 15। और ये 15 सदस्य और खुद स्टेनली, इन दोनों को जो वेतन दिया जाएगा ये भारत राज्य यानी भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यानी इनको जो 16 लोग हैं ब्रिटेन में जो बैठेंगे, इनको जो वेतन दिया जाएगा भारतीय राजस्व से दिया जाएगा।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। शॉट ले लिया होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत 1858 का जो अधिनियम आया है, इससे भारत की सत्ता अब रानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। मेरे प्यारे दोस्तों, इस 1858 से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही है कि सीओटी और बीओसी को कब समाप्त किया गया। 1858 में इन्हीं के जगह पर एक नया पद सामने आया, भारतीय राज्य सचिव। यदि हम बात करें 1800 भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861 की। ये जो भारत परिषद अधिनियम 1861 है, इसके बारे में यदि देखा जाए तो इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिनियम के अनुसार भारत में सिविल सेवा की परीक्षा प्रारंभ हुई। जब प्रारंभ हुई तो ये इसे हम देखेंगे तो हम पढ़ते हैं इसको आईसीएस। ये जो आईसीएस है, इससे हम भारत में पढ़ते हैं इंडियन सिविल सर्विस। क्या पढ़ते हैं? इंडियन सिविल सर्विस। लेकिन इसको यदि हम देखें ब्रिटेन में, इसको इंग्लैंड में बोल देते हैं इंपीरियल सिविल सर्विस। यानी इसको हमारे भारत में तो इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता है, जिस आईसीएस का नाम बदलकर कभी वर्तमान में हो गया आईएएस। यानी वर्तमान में जो आईएएस हम पढ़ते हैं उसको पहले हम आईसीएस पढ़ते थे। आईएएस का मतलब है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा। यानी ये जो हम देख रहे हैं इंपीरियल सिविल सर्विस, यदि हम इसको भारत में यानी परीक्षा प्रारंभ हो गई तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि आईसीएस की परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इस सत्येंद्र नाथ टैगोर ने आईसीएस की परीक्षा कब पास की? 1863 में। यह क्वेश्चन आता है पेपर में कि भारत का वह व्यक्ति जिसने सबसे पहले आईसीएस की परीक्षा पास की, तो वो कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसी अधिनियम के अनुसार यदि हम बात करें तो इसी अधिनियम के अनुसार 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई। यदि हम 3 हाई कोर्ट की बात करें तो एक बंगाल हाई कोर्ट, और हम दूसरे की बात करें तो बंबई हाई कोर्ट, और तीसरे की बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट। यानी 1862 में कितने हाई कोर्ट खोले गए? 3 हाई कोर्ट खोले। एक का नाम बंगाल हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और बंबई हाई कोर्ट। ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना कब हुई? 1862 में। इस 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई। और यदि हम बात करेंगे 1866 में, तो 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई।
यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1866 में। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम यहीं से आगे बताएं कि ये जो वायसराय की जो परिषद थी, जिसे हम गवर्नर जनरल बोलते थे, इसकी जो परिषद थी अब इसे हम वायसराय बोलेंगे। यानी वायसराय की जो परिषद है इसमें पहले कितने सदस्य थे? 4 सदस्य हो गए अभी, लेकिन इसमें एक सदस्य और बढ़ा करके सदस्यों की संख्या कितनी कर दी? 5। किस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य से बढ़ाकर कितने कर दिए? 5। ये जो 5 सदस्य हैं इसमें 3 जो सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे सिविल सेवा से। कहां से होंगे? सिविल सेवा के तो होंगे ही होंगे, और उन्हें 10 वर्ष भारत में रहने का, यानी भारत में सेवा देने का अवसर प्राप्त हो, यानी भारत में 10 वर्ष सेवा दी हो। यानी कहने का मतलब यह है कि इन 5 लोगों में, 5 सदस्यों में 3 सदस्य वो होंगे जो सिविल सेवा से होंगे। सिविल सेवा के साथ साथ वो पिछले 10 वर्षों से भारत का उन्हें अनुभव प्राप्त है। ऐसे 3 व्यक्ति होंगे, और इसमें 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें विधि की जानकारी होगी, विधि की जानकारी होगी, और दूसरी बात उन्हें 5 वर्ष भारत में रहने का अनुभव प्राप्त हो। ऐसे सदस्य अब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में बैठेंगे। उनकी संख्या कितनी हो गई है? 5। इसके साथ साथ इसी अधिनियम के अनुसार वायसराय को आपातकालीन स्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्राप्त हुई? तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई, जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि वायसराय की शक्ति प्राप्त किस अधिनियम के, यानी वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्राप्त हुई है? 1861 में। तो ये जो 1861 का जो अधिनियम है, इसके अनुसार ही हम देख रहे हैं कि यहाँ जो वायसराय की जो परिषद हमने देखी थी, जिसमें 4 सदस्य थे, 6 सदस्य अन्य बुलाए गए, इनको कम से कम किया गया 6, अधिक से अधिक 12 सदस्य। लेकिन जिस कार्यकारिणी परिषद में हम वाकई में सदस्य देख रहे हैं, जो मूल रूप से जो 6 किए जा रहे हैं, 12 हो रहे हैं, ये जब भी काम होता था विधि निर्माण का, तब ये बुलाए जाते थे, चले जाते थे, पूर्ण सदस्य नहीं थे। लेकिन वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में अब कितने पूर्ण सदस्य होंगे? 5। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में हमने जानकारी की, और इसके बारे में जानकारी करें, और इससे अगले अधिनियम के बारे में जानकारी करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे की कहानी हम आपको बताने वाले हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। हम बात करने वाले हैं इसी अधिनियम में एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह है कि इसी अधिनियम के द्वारा ये जो बंबई प्रेसिडेंसी है, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी ये जो बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी है, इसको पुनः कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ।
यानी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। जब अधिकार प्राप्त हुआ तो यहीं से विकेंद्रीयकरण की शुरुआत हो गई। विकेंद्रीकरण जो जिसका हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, विकेंद्रीकरण का मतलब है किसी चीज को केंद्र में न ला करके उसका विकेंद्रीकरण किया जाए, उसको बखेर दिया जाए। पहले क्या था कि शुरू में जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसका अलग गवर्नर होता था, जो बम्बई प्रेसिडेंसी होती थी उसका अलग गवर्नर होता, और जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, तीन ही प्रेसिडेंसी तो थी, अलग अलग गवर्नर होते थे। अलग अलग प्रेसिडेंसियों में अलग अलग गवर्नर को कानून बनाने का अधिकार था। लेकिन जैसे ही 1773 का कानून आया उसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, और बनाने के बाद में दोनों प्रेसिडेंसी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया, और 1773 के अधिनियम के अनुसार ही कह दिया कि ये दोनों प्रेसिडेंसी कानून नहीं बनाएंगी, अब जो बंगाल प्रेसिडेंसी कानून बनाएगी वही लागू होगा। उसमें क्या हुआ, उसमें केंद्रीयकरण कर दिया था उस चीज का, बोला यही कानून बनाएंगे। लेकिन धीमे धीमे समय बदला और 1861 का अधिनियम आया, इसके अनुसार ही बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को पुनः कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। यानी केंद्रीयकरण जो किया गया था उसका क्या कर दिया, विकेंद्रीयकरण कर दिया, इस 1861 के अधिनियम के अनुसार। यदि हम बात करेंगे आगे भारत परिषद 1892 की, यानी ये जो 1892 का जो अधिनियम है, यदि हम इसकी बात करें तो इसको लाया इसीलिए गया है क्योंकि आप सभी को पता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है 1885 में। इसके दो अधिनियम हुए। अधिनियम तो 85 में हुआ है, 86 में, 87 में, हर साल होता है। लेकिन जिन अधिनियमों की हम बात कर रहे हैं, एक तो 1889 का अधिनियम है और एक 1891 का जो अधिनियम है। इन दोनों कांग्रेस के जो अधिनियम हुए हैं, कांग्रेस में लोग अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो इन दोनों अधिनियमों की वजह से ही कौन सा अधिनियम लाया गया, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसकी पृष्ठभूमि ये है। इसके अनुसार भारतीय व्यक्तियों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अधिकार प्राप्त, यानी ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय व्यक्तियों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला। तो भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार तो मिला, लेकिन बजट पर बहस करने के साथ साथ उनको प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला। यानी प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला, प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन जो यानी जो विधान परिषद थी, जो वायसराय की जो विधान परिषद थी, उसमें इनको बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, लेकिन इनके प्रश्न का जवाब देना है या नहीं देना है, इन्होंने जो प्रश्न किया है उनको वो देना है नहीं देना है, ये तय करता था जो विधान परिषद थी। विधान परिषद जो थी उसका अध्यक्ष। यानी इनको
प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया, इनको बजट पर बहस करने का भी अधिकार मिल गया, लेकिन प्रश्न जो किया है वो तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा वो किस पर निर्भर करता था? अध्यक्ष पे। पहला क्वेश्चन तो यही है, ये क्वेश्चन में आता है। अगर आपसे पूछ ले, मैं आपको सीधा सा बता दे रहा हूं, आप सीधा याद रखो बजट बराबर 92। यानी बजट बराबर 92 का ही मतलब ये है कि भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार कब मिला? 92 में। मेरे प्यारे दोस्तों, 1858 के बाद में 1858 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, उसमें यह कह दिया था कि अब भारत का बजट ब्रिटिश संसद में पास होगा, यानी ब्रिटिश संसद में रखा जाएगा। तो 1858 से पहले तो यहीं पे बजट होता था, लेकिन 1858 के बाद में भारत का बजट कहां से शुरू हुआ लाना, यानी किसकी संसद में? ब्रिटिश की संसद में। ब्रिटिश संसद में भारत का 1 वर्ष का बजट रखा जाता था। उस बजट पर बहस करने का अधिकार मिला 1892 के अधिनियम में। बहस करने के साथ साथ प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। और इसी में यदि देखें तो ये जो विधान परिषद है, इसमें जो सदस्यों की जो नियुक्ति होती थी वो मनोनीत होते थे। कैसे होते थे? मनोनीत होते थे। लेकिन मनोनीत जब हो रहे हैं वो, तो यहां से ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि निर्वाचन हो रहा है। यानी निर्वाचन तो हो रहा है, यानी सदस्यों को बढ़ाया भी जा रहा है, उस परिषद में सदस्य बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनाव नहीं हो रहा है, निर्वाचन नहीं हो रहा है। लेकिन लग रहा है ऐसा कि निर्वाचन हो रहा है। तो निर्वाचन जैसी प्रक्रिया हमें अगर पहले कहीं देखने को मिली है तो वो कौन सा अधिनियम है? भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें निर्वाचित हमें प्रक्रिया सी दिखाई दे रही है, लेकिन हमें निर्वाचन शब्द बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। न तो निर्वाचन दिखाई दे रहा है, न हमें चुनाव जैसा शब्द कोई दिखाई दे रहा है। तो 1892 के अधिनियम के अनुसार हमें दो ही बातें याद रखनी है, एक तो निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया और दूसरी बजट पर बहस करने का अधिकार। बहस करने के साथ साथ प्रश्न पूछने का अधिकार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब आपकी समझ में आ गया होगा। हम एक बार में पढ़ने वाले हैं कि गवर्नर से लेकर के वायसराय जो वर्तमान में हमने कैनिंग तक देखे हैं वो किस किस रूप में बने हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो वायसराय या गवर्नर जनरल अंतिम है वही प्रथम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उनको देखते हैं। यानी यदि हम उनके बारे में बात करें तो वो प्रथम अंतिम कैसे हैं? क्योंकि पेपर में एक दो पेपर ही ऐसा होगा जिसमें ना आए, वरना गवर्नर जनरल और वायसराय से क्वेश्चन आते रहते हैं। यदि हम बात करेंगे वही कल की तरह बंगाल का प्रथम गवर्नर तो कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। अगर हम बात करेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर तो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। यदि हम बात करें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर हम बात करेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो कौन होगा? विलियम बेंटिक। कौन होगा? विलियम बेंटिक। यदि हम बात करें भारत का प्रथम
गवर्नर जनरल तो कौन होगा? विलियम बेंटिक। और यदि हम बात करें भारत का अंतिम जीजी तो कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। और यदि हम बात करें भारत का प्रथम वायसराय तो कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। यानी हमने यहां तक देखा है ये सब कुछ, यानी हमने देखा है भारत का प्रथम गवर्नर, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, वो सारी चीजें हमको ये देखना है। इसको यदि छोड़ दिया जाए तो इसके बाद में या फिर इसको लेंगे तो प्रथम अंतिम प्रथम अंतिम प्रथम अंतिम प्रथम, खुद देख लो, प्रथम अंतिम प्रथम अंतिम प्रथम अंतिम प्रथम। अब बात ये आ रही है, यदि मैं इसको छोड़ दूं थोड़ी देर तो यहां से ये देखो कि जो अंतिम है वही प्रथम है, जो अंतिम है वही प्रथम। इसका मतलब अंतिम कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रथम कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी इसके समय पे जो भी अधिनियम लाया गया है उसके अनुसार ही उसका पद बढ़ गया है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पर ही कौन सा अधिनियम आया था जिसका नाम है 1773। इसके अनुसार ही ये क्या बन गया था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। 1773 में ये बन गया। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि अब यहाँ जो अंतिम है वही प्रथम होगा। देखो, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पे ये अंतिम और यहाँ पे ये पहला है। तो इसका मतलब है जब ये बन रहा है तो ये किस अधिनियम के अनुसार बन रहा है? 1833 के। इसको अंतिम में न लिख करके जब ये बने हैं यदि तब इनके सामने अधिनियम लिखे जाएं तो ही ठीक रहेगा। यानी ये जो बने हैं ये 1773 के अनुसार बना है, ये 1833 के अनुसार। अब यहाँ पे हम जो भारत का अंतिम जीजी देख रहे हैं वही भारत का प्रथम वायसराय हो गया। तो जो अंतिम है वही पहला है, जो अंतिम है वही पहला है। देख लो, दो ही दो नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका मतलब है ये जो बना है ये किस अधिनियम के अनुसार बना है? 1858 की। तो 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। 1833 के अधिनियम के अनुसार जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया। लेकिन जो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? वायसराय। और वायसराय का जो पद नाम है, वायसराय का जो पद नाम है वो है द वायसराय ऑफ इंडिया। यानी वायसराय का जो भारत में जो पद था वो क्या था? पद नाम था क्या था? द वायसराय ऑफ इंडिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।